यदि कक्षा 10 में आप पढ़ते हैं और वाणिज्य आपका पेपर है तो ये आपका सेशन रिड्यूसेस और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपका जो रिड्यूस है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें शामिल की गई है। देखिए ये जो प्रश्न है दो भागों में था बहुविकल्पी, मैंने यहाँ जो वाणिज्य का है वो करा रखा है आप लोग को। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी वाणिज्य वाले जो है ये इस जो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है, मैंने इस प्रश्नों की श्रृंखला को पहले ही करा रखा है। और यदि आपने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं खंड ब की ओर और यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर हम लोग बात करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला वाणिज्य का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन 21वां प्रश्न आपका क्या है, अवैतनिक व्यय से आप क्या समझते हैं। अवैतनिक व्यय से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों अवैतनिक व्यय अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से उन खर्चों से है जो किए गए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मतलब खर्च तो कर दिए गए लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया है। इसमें देखा जाए मुख्य रूप से तो बिल को शामिल करते हैं, चालान जो हो गया उसको शामिल करते हैं, या अन्य वित्तीय दायित्व जो होते हैं वो शामिल किए जाते हैं मुख्य रूप से इसमें, ठीक है ना। अन्य वित्तीय जो दायित्व होते हैं उसको हम लोग शामिल करते हैं जो बकाया है और जिनका निपटान नहीं किया गया है, ठीक है ना। और अवैतनिक व्यय जो होता है किसी व्यक्ति या संगठन के लिए जो होता है दायित्व पैदा कर सकता है। तो अवैतनिक व्यय के दृष्टिकोण से इसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा व्यय कि डिक्लेरेशन भुगतान नहीं किया गया लेकिन भुगतान करने में उसे मतलब शामिल किया गया है, क्योंकि बकाया राशि जो होगा वो भुगतान होने तक उस उनके जो वित्तीय रिकॉर्ड पर देय के रूप में रहती है। मतलब भैया ये फलाने को क्या करना है, वित्तीय रिकॉर्ड में रहता है कि भैया फलाने को ये देना अभी बाकी है, ठीक है, अभी दिया नहीं गया, इसको देना जरूरी है। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए अगर देखा जाए तो अवैतनिक व्यय को क्या करते हैं, ट्रैक करना और प्रबंधित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने वित्तीय दायित्वों से अवगत हैं, ठीक है ना, और अपनी भविष्य की नकदी प्रवाह आवश्यकताओं के लिए योजना बना सकते हैं वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या है, बैंक समाधान विवरण की 4 विशेषताएं बताइए। देखिए किसी कंपनी की अगर देखा जाए तो वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और सुनिश्चित करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वित्तीय रिकॉर्ड को सही तरीके से रखने के लिए कैसे उसका सही उपयोग किया जा सके उसके लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण। इसमें क्या होता है, विसंगति अगर कोई होती है तो उसका पहचान करना होता है और उसे सुधारने के लिए जो होता है वो मुख्य रूप से जो होता है आंतरिक रिकॉर्ड की बैंक के स्टेटमेंट से तुलना करना होता है, ठीक है, करना शामिल होता है। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में अगर देखा जाए तो पहला देखिए पॉइंट जो हो जाएगा विसंगतियों की पहचान। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, पहला जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, विसंगतियों की पहचान करना। यह कंपनी के रिकॉर्ड और बैंक विवरण के बीच जो होता है अंतर की पहचान करने में मदद करता है। कौन, जो विसंगतियों की पहचान करना, ठीक है। जैसे बकाया हो गया, चेक हो गया, पारगमन में जमा करना है या तो फिर बैंक की त्रुटियां हो गई, तो विसंगतियों की पहचान होती है इसके माध्यम से, ठीक है। तो क्या होता है पहला काम यहाँ पर बैंक समाधान विवरण का विसंगतियों की पहचान इसके माध्यम से होती है। दूसरा देखा जाए तो देखिए बैंक समाधान विवरण का क्या विशेषता है, नगदी शेष का समायोजन। यदि मतभेदों को सुलझा कर देखा जाए तो कंपनी जो होती है उपलब्ध धन की सही मात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए अपने नगदी शेष को जो होता है वो समायोजित कर सकती है, ठीक है। तो नगदी शेष का जो होता है वो समायोजन भी जो होता है बैंक समाधान विवरण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, त्रुटियों का पता लगाना। देखिए यह क्या होता है, यह कंपनी की लेखा प्रणाली या बैंक के रिकॉर्ड में त्रुटियों का पता लगाने में मदद करता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या करता है, बैंक में जो होता है वो मुख्य रूप से त्रुटियों का पता लगाने में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। कि बैंक के हो सकता है परिप्रेक्ष्य में कोई दृष्टिकोण से गलती हो गई होगी तो उसको सही किया जा सके, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित होती है। तो वित्तीय जो त्रुटियां होती है उनको सुनिश्चित करने के लिए जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है बैंक समाधान विवरण का प्रयोग करते हैं। देखिए धोखाधड़ी का भी रोकथाम होता है इसके माध्यम से। आप जान ही रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी भी होता है इसमें, तो रोकथाम उसका जो होता है बैंक समाधान विवरण के माध्यम से जो होता है इसका रोकथाम भी किया जाता है। यानी किसी भी अनधिकृत लेनदेन या धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो होता है डिस्टेंस कंपनी की संपत्ति की जो होती है सुरक्षा करने में मदद करता है। अगर संक्षेप में देखा जाए तो बैंक समाधान विवरण जो होता है एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है, ठीक है, जो विसंगतियों की पहचान करके नगदी शेष को समायोजित करके अब त्रुटियों का पता लगाकर अगर देखा जाए और धोखाधड़ी को रोककर कंपनी की नगदी स्थिति की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करता है। तो ये मुख्य रूप से जो होता है वो बैंक समाधान विवरण का ये कार्य होता है जो वित्तीय उपकरण के रूप में वित्तीय सहायता देता है, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
देखिए डिस्टेंस यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। अभी लंबवत या तो फिर क्षैतिज जो होता है फाइल सिस्टम में क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में रख दिया गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो फाइल होती है सिस्टम में क्या अंतर होता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर इसके उत्तर के बारे में देखा जाए तो एक लंबवत फाइल सिस्टम जो होता है श्रेणियों या विषयों के आधार पर जो होता है फाइलों को व्यवस्थित करता है। प्रत्येक श्रेणी में अगर देखा जाए तो उप श्रेणियों का जो होता है अपना सेट होता है। यह संरचना फाइलों के गहन विशिष्ट संगठन की अनुमति देता है, जिससे विशिष्ट जानकारी का पता लगाना और उस तक पहुंचना जो होता है बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना। किसी भी ग्राहक के लिए या किसी भी कर्मचारी के लिए वो काम करना जो होता है वो आसान हो जाता है। दूसरी पक्ष में अगर देखा जाए तो जो क्षैतिज फाइल है जो समय या अनुक्रम के आधार पर जो होता है वो फाइल को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है ना। और प्रत्येक फाइल को जो होता है वो कालानुक्रमिक क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर संरचना फाइलों को देखा जाए तो एक रैखिक संगठन की अनुमति देता है, जिससे क्या होता है परिवर्तनों को ट्रैक करना, फाइलों को बनाए रखना या संशोधित किए जाने वाले आधार पर देखा जाए तो उन तक पहुंचना जो होता है आसान हो जाता है, ठीक है ना, आसान हो जाता है इसके माध्यम से। और संक्षेप में देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर फाइल सिस्टम जो होता है वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि क्षैतिज फाइल सिस्टम जो होता है वो कालक्रम पर ध्यान। देखिए वर्गीकरण पर जो विशेष रूप से काम करता है वो होता है ऊर्ध्वाधर, और जो कालक्रम के सिस्टम पर जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज फाइल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस होता है, यानी ऊर्ध्वाधर फाइल सिस्टम जो होता है वो वर्गीकरण पर विशेष ध्यान देता है और क्षैतिज फाइल सिस्टम जो होता है वो कालक्रम पर विशेष ध्यान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्कस, लेकिन फटाफट इसे अपने क्लासमेट को शेयर करते चलिए। बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो बन रहा है आप सभी लोगों के लिए। भारतीय स्टेट बैंक के कोई दो उद्देश्य लिखिए। भारतीय स्टेट बैंक का देखा जाए डिस्कस तो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए स्टेट बैंक एसबीआई भी इसे कहते हैं हम लोग के दो मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, समाज के सभी वर्गों के बारे में बात किया जाए, विशेषकर ग्रामीण को देखा जाए और दूर दराज के क्षेत्रों में देखा जाए तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ठीक है ना। क्या करना काम होता है डिस्टेंस, विशेषकर जो ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में देखा जाए तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के करते हैं ये, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। वित्तीय समावेशन को क्या करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं। इसमें देखा जाए तो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को किफायती बैंकिंग उत्पाद जो होता है मुख्य रूप से करने के लिए कामों करने के लिए होता है, और सेवाएं प्रदान करना शामिल होता है इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। देखिए एसबीआई अगर देखा जाए तो कृषि ऋण जो होता है, कृषि लघु मध्यम और उद्योगों को देखा जाए और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देखा जाए तो विभिन्न क्षेत्रों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने का जो काम होता है वो मुख्य रूप से होता है एसबीआई का, ठीक है। और आर्थिक विकास का समर्थन करने का प्रयास भी करने का जो काम होता है वो किसका होता है, इस एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, भारतीय स्टेट बैंक। इन उद्देश्यों को पूरा करके देखा जाए तो एसबीआई जो है भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो एसबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिविजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देख लिया जाए फटाफट। हासमान सीमांत संतुष्टि के नियम की 4 धारणाएं लिखिए। देखिए हासमान सीमांत तुष्टिगुण का अगर देखा जाए तो ये जो है ये आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो अतिरिक्त संतुष्टि या उपयोगिता होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसको अगर समझना है तो अगर देखिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि यदि आप भूखे हैं तो भाई जाहिर सी बात है जब आप पहली रोटी खाएंगे तो आपका भूख बहुत मतलब तीव्र में रहेगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पहली रोटी खाने पर। फिर दूसरा जब आप खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी संतुष्टि जो होगी, जो उपयोगिता होगी वो कम होती जाएगी। अब अगर आपका मान लीजिए 5 रोटी आप खाते हैं तो छठवीं रोटी आप नहीं खा सकते, तो कहने का मतलब उसकी आपकी उपयोगिता जो है वो समाप्त हो गई, शून्य हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आसमान सीमांत संतुष्टि जो होता है काम करता है। अगर देखा जाए इसका महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अवधारणाओं में देखिए तर्कसंगत व्यवहार होता है इसमें, यदि व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से देखा जाए तो अपनी संतुष्टि या उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है, ये तर्क संगत व्यवहार है। और सीमित संसाधन है, यदि व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो सीमित संसाधन उपलब्ध है, इसलिए उन्हें उन संसाधनों को आवंटित करने के तरीके के बारे में विकल्प चुनना होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, सजातीय इकाइयों का होना बहुत जरूरी है, यानी किसी वस्तु या सेवा की प्रत्येक इकाई जो होती है वह संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो समान होती है, यानी किसी वस्तु या सेवा की प्रत्येक इकाई जो होती है संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता के संदर्भ में देखा जाए तो वो क्या होती है, मुख्य रूप से समान होती है। चौथा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, लगातार घटती संतुष्टि, ठीक है दोस्तों।
जैसे जैसे किसी वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों का उपभोग होता है, यानी मतलब उसको खाया जा रहा है, उसको लिया जा रहा है, तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त जो अतिरिक्त संतुष्टि कम हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, वो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है या समाप्त होता जा रहा है। तो यह सिद्धांत जो होता है डिस्टेंस, वो उपभोक्ता व्यवहार और अर्थशास्त्र में घटते रिटर्न की अवधारणा को समझाने में मदद करता है। ठीक है डिस्टेंस, ये प्रश्न भी जो है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर आप लोग को इसी चैनल का लिंक फैलाना है डीजे सर का, और 950 690 285 7 नाम के नंबर को ज्वाइन कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स तैयारी कीजिए। और डीजे सर चैनल पर भी आप लोग को डियर स्टूडेंट्स एक ज्वाइन का बटन मिल रहा हुआ है, तो उसे भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप जो है वो डीजे सर चैनल के एक विशेष मेंबरशिप को आप प्राप्त कर लें और जबरदस्त तरीके से जो है डीजे सर अपनी पहचान बना सके। ये चैनल जो है उसके लिए अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका डियर वो जरूर दीजिए, और अपने क्लासमेट पर इस लेक्चर का जो लिंक है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।